नमस्कार। 14 जुलाई की खास खबरों में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की मुख्य हेडलाइन से। बाजपुर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने से 3 दिन का लॉकडाउन शुरू। आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी। सीबीएसई 12वीं के नतीजों में देहरादून के देवज्योति और सागर गर्ग रहे टॉपर। देखिए कैसा रहा प्रदेश का रिजल्ट। सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के लिए ऑफिस की नई गाइडलाइंस। देखिए अब कितना रहेगा ऑफिस में स्टाफ। चारधाम यात्रा में पर्यटकों की आमद गिरी। पर्यटन कारोबारियों ने जताई नाराजगी। चीनी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की खरीद पर ऊर्जा निगम ने भी लगाया ब्रेक। देखिए चीनियों पर आर्थिक स्ट्राइक। जनहित याचिका के बाद प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र ने ली स्वास्थ्य विभाग की सुध। देखिए कैसे मिलेगी अब दवा। खबरें विस्तार से। सीबीएसई ने अपने 12वीं के परीक्षा परिणाम जारी कर दिए हैं। देहरादून की देवज्योति चक्रवर्ती और सागर गर्ग ने संयुक्त रूप से उत्तराखंड टॉप किया है। वहीं टॉप 2 में 4 छात्राओं ने बाजी मारी है। देहरादून के आर्यमन मिश्रा सेठ, हरिद्वार के आयुष शर्मा, नैनीताल के ईशान जैन और ऊधम सिंह नगर की प्रथा विश्नोई ने संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर गई हैं। वहीं टॉप 3 में 4 छात्राओं ने बाजी मारी है। इसमें हरिद्वार की रिया भाटिया और गार्गी अंतवाल, ऊधम सिंह नगर जिले के प्रियांशी मित्तल और हितेश पांडे का तीसरा स्थान मिला है। दून रीजन में 83.22% छात्र पास हुए हैं, जबकि 2019 में रीजन का रिजल्ट 89.4% रहा था। सीबीएसई के देहरादून रीजन में 13 उत्तराखंड के जिले और उत्तर प्रदेश के 8 जिले शामिल हैं, जिसमें रामपुर, मुरादाबाद, संबल, बदायूं, सहारनपुर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर और बिजनौर हैं। खबर ऊधम सिंह नगर में कोरोना के विस्फोट की। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में लगातार कोरोना वायरस के केस बढ़ते जा रहे हैं। काशीपुर के बाद अब बाजपुर में भी संपूर्ण लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। बाजपुर में 3 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन 13 तारीख की रात 12 बजे से अगले 3 दिन तक रहेगा। इससे पहले काशीपुर में 4 दिन का लॉकडाउन लगाया गया था। संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सामग्री की दुकानें खुली रहेंगी। बता दें कि ऊधम सिंह नगर में 40 नए कोरोना मरीज मिले हैं। बाजपुर में मृत महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। उप जिलाधिकारी AB वाजपेयी ने स्वास्थ्य, राजस्व और पुलिस टीम के साथ जायजा लिया है। मृतका के आवास को चिन्हित करने के साथ ही सील कर कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। इस क्षेत्र में 25 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा, जबकि आसपास के क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया है। सभी लोगों को लॉकडाउन की अवधि तक घरों से बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी गई है। नगर के मोहल्ला मजरा प्रभु निवासी 60 वर्षीय महिला की तबीयत खराब होने पर परिजनों ने 6 जुलाई को उसको निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। इसके बाद उसको रेफर करने के बाद वहीं उनकी मौत हो गई। खबर कोरोना काल को देखते हुए ऑफिस के नज़ारे बदलने की। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देख एक बार फिर से शासकीय कार्यालयों में तैनात होने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति के संबंध में नई गाइडलाइन जारी की गई हैं। शासन द्वारा वर्ग का और खा समूह के अधिकारियों को 100% अपने कार्यालयों में उपस्थित देनी होगी, जबकि समूह गा और घा के कर्मचारियों को 75% उपस्थिति सुनिश्चित होगी। इसके अलावा किसी भी महिला कर्मचारी, खासकर जो गर्भावस्था में स्थिति में हो या जिनके संतान 10 वर्ष से कम उम्र की हो, केवल आवश्यक परिस्थितियों में ही कार्यालय बुलाई जाएंगी। इस तरह से जो कर्मचारी 55 वर्ष की आयु से अधिक के हैं अथवा गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, उनको भी केवल अपरिहार्य परिस्थितियों के अलावा कार्यालय में नहीं बुलाया जाएगा। सचिव पंकज कुमार पांडे ने उत्तराखंड के सभी जिलाधिकारियों सहित विभागों के अध्यक्षों को ये पत्र जारी किया है। उत्तराखंड में कोरोना वायरस के चलते पर्यटन कारोबारी काफी परेशान है। पर्यटन मंत्री ने इसी व्यवसाय से जुड़े हुए चारधाम यात्रा खोलने को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि इसमें भी सरकार की उम्मीद और दावों के विपरीत यात्री नहीं आ रहे हैं। इसका सीधा असर परिवहन व्यवसाय पर भी पड़ा है। एडवेंचर और धार्मिक टूरिज्म के लिए ऋषिकेश दुनिया के नक्शे पर अपनी पहचान रखता है, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते पर्यटन सीजन यहाँ के स्थानीय लोगों की भी रोजी रोटी चौपट कर चुका है। होटल, परिवहन, रेस्टोरेंट सहित तमाम छोटे बड़े व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए कोरोना संक्रमण उत्तराखंड में त्रासदी लेकर आया है। ऐसे में पर्यटन से जुड़े कारोबारी भुखमरी के दौर से गुजर रहे हैं। इस सीजन में 500 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ है। वही पर्यटन मिलाकर 1000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान का अनुमान लगाया गया है। प्रदेश के पर्यटन कारोबारियों की माने तो पर्यटन विभाग के मुखिया सतपाल महाराज हालांकि चारधाम यात्रा में क्वारंटीन न करने की बात कह रहे हैं, जबकि इंटर स्टेट यात्रा में कोई भी पर्यटक रुचि नहीं ले रहा है। चारों धाम खाली पड़े हुए हैं और लोगों में इसी बात को लेकर निराशा बढ़ी हुई है। अब आम आदमी को सस्ती दवा उपलब्ध कराने की
भारत सरकार ने आम आदमी को सस्ती दवा उपलब्ध कराने के लिए जन औषधि केंद्र खुलवाए थे, लेकिन रेड क्रॉस सोसाइटी की लापरवाही और प्रशासन की अनदेखी के चलते इन दवा केंद्रों पर ताला लगने की नौबत आ गई है। रेड क्रॉस सोसाइटी के पूर्व सचिव की खरीद प्रक्रिया की वजह से नैनीताल जनपद के 6 औषधि केंद्रों में 8 लाख रुपए से अधिक का उधार है। अब नए सचिव डॉक्टर रश्मि पंत ने जन औषधि दवा केंद्रों को फिर से संचालित करने के लिए BPPI से 7.5 लाख रुपए की डिमांड की है। डॉक्टर रश्मि पंत, सचिव रेड क्रॉस सोसाइटी, ने बताया कि दवाइयों की खरीद से लेकर अन्य खर्चों की जांच कराना आसान नहीं है। एक कागज़ की जांच करनी थी, नए लाइसेंस बनाए जाने थे। ये प्रक्रिया पूरी कर BPPI को 7.5 लाख की डिमांड की गई है। उनकी माने तो बजट आते ही औषधि केंद्रों के लिए नई दवाइयाँ खरीदी जाएंगी। खबर पेट्रोल और डीजल के दामों की। केंद्र सरकार के द्वारा महंगाई पर नियंत्रण न कर पाने और पेट्रोल डीजल के दाम दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्साइज टैक्स लगाए जाने के खिलाफ प्रदेश में कांग्रेस का आंदोलन जारी है। राजधानी देहरादून में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मुख्य बाजारों में पदयात्रा निकालकर जनसंपर्क किया और दुकानदारों और ग्राहकों के साथ सड़क चलते राहगीरों को प्रकाशित पंपलेट बांटे हैं। इसमें यूपीए सरकार और वर्तमान मोदी सरकार के कार्यकाल में कच्चे तेल और पेट्रोल डीजल के कीमतों के तुलनात्मक ब्यौरा प्रकाशित किया है। इस दौरान अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने केंद्र और राज्य सरकार की भाजपा सरकार पर भी जोरदार हमला बोला है। अब खबर गलवान घाटी के बदले की। गलवान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हुई हिंसा के बाद चीन को लेकर पूरे देश में गुस्सा है। वहीं शासन ने हरी झंडी देने के बाद ऊर्जा निगम के 3 कार्यालयों में चीनी उपकरणों का विरोध जोरों पर है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड और पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड में चीनी उपकरणों का प्रयोग न करने का ऐलान कर दिया है। राज्य में करीब 24 लाख घरों में लगे विद्युत मीटर भी अब भारतीय कंपनियों के हैं। अन्य उपकरणों की खरीद फरोख्त भी भारतीय कंपनियों से ही हो रही है। हालांकि बात केवल विद्युत मीटर तक सीमित नहीं है। निगम के सब स्टेशनों व कंट्रोल सिस्टम में ऐसे उपकरण हैं जिनका निर्माण या तो चीन में होता है या फिर चीन के कलपुर्जे खरीदकर भारतीय कंपनियों उपकरणों की असेंबलिंग करते हैं। ऐसे में सरकार के फैसले के बाद ऊर्जा के तीनों निगमों ने अब चीनी उपकरणों का विरोध कर पूर्ण रूप से भारतीय सामान का इस्तेमाल करने का फैसला लिया है। इससे भारत की कई इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों के लिए काम करने और प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक काम करने का स्कोप खुल गया है। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।